हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर नगर नहीं है? तंजावुर जो है मंदिर नगर है, कांचीपुरम, तिरुपति। मसूलीपट्टनम जो है मंदिर नगर नहीं है, यह व्यापारिक नगर तथा बंदरगाह नगर है। चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था? तो लुप्त मोम तकनीक जो है इसका प्रयोग किया जाता था कांस्य मूर्तियों के निर्माण में। लुप्त मोम तकनीक के द्वारा बनाई जाती थी कांस्य मूर्तियाँ। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी और इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा मोम बाहर निकाल दिया जाता था और फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी और जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। अजमेर राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी, जो कि सत्य है। मुगलों के शासन में सूबा बना था, यह भी सत्य है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहीं आकर बस गए, यह कथन भी सत्य है। तो सभी कथन जो है वे सत्य है। मणिग्रामम और नाना देशी शब्द किसे सूचित करते हैं? ये शब्द जो है दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को सूचित करते हैं। व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं सदी और उसके पूर्ववर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। मुस्लिम बोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था? इसका संबंध जो है वह व्यापारी वर्ग से था। गुजरात के व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों ही समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। बिदरी शिल्प के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, बिदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया। तो यह कथन जो है वह सत्य नहीं है। बिदरी शिल्प में चांदी तथा तांबे में जड़ाई का काम किया जाता था, यह कथन जो है वह सत्य है। बिदरी शिल्प जो है बिदरी कर्नाटक का एक अद्वितीय शिल्प है और इसके शिल्पकार जो थे तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम में इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। अतः बिदरी शिल्प का नाम जो है उसके उत्पादन के स्थान के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था? तो इनमें जो शामिल थे वे थे लोहार, बढ़ई, सुनार। बुनकर जो है वह इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। ये मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे और इसके अलावा ये राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सत्य है? कथन 1, 16वीं सदी में काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। यह सत्य कथन है। काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यह कथन जो है सत्य नहीं है। काबुल जो है वह हाथियों के व्यापार का नहीं, घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्यों के साथ 16वीं सदी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं सदी में हीरों का एक सौदागर बैप्टिस्ट ट्रेवनियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी रकम समझी जाती थी। विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है तथा इस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? वह नगर है हम्पी। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है और यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर ही गूंथा गया था। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है।
विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मूरों शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता था? तो मूरों शब्द जो है वह मुस्लिम सौदागरों के लिए प्रयुक्त होता था। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। इन दिनों हम्पी के बाजारों में मूरों, जो कि मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम है, और चेटियों, पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? विट्ठल मंदिर जो है वह हम्पी में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के राजा कृष्ण देव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में करवाया था, और इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभों से संगीतमय स्वर निकलते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो है वह हम्पी में स्थित है। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे, और देवदासियां विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। 14वीं-15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा? यह उभरा था रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? तो मक्का का प्रस्थान द्वार सूरत को कहा जाता था। सूरत को प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे, जो कि सही कथन है। सूरत से जारी की गई हुंडियों की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक थी। यह कथन जो है वह सही नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूरत के वस्त्र जो है अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे, और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। हुंडी क्या था? हुंडी एक ऐसा दस्तावेज होता था जिसमें व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है, और हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है 1565 ईस्वी में राक्षस तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन किन सुल्तानों का गुट था? तो यह गुट था गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर का। ऑप्शन ए। बराड़ जो है वह इसमें सम्मिलित नहीं था। दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर के खिलाफ एक संघ बनाकर 1565 में तालीकोटा के युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी भी कहा जाता है, में विजयनगर के शासक रामराय को पकड़कर उसकी हत्या कर दी तथा विजयनगर को लूटकर ध्वस्त कर दिया। और इस संघ में गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर के शासक थे। 17वीं सदी का वह कौन सा महत्वपूर्ण पतन था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने काफी प्रयत्न किया? तो वह था मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं सदी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र था। हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि तब तक यह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला जो है वह हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कारणों पर कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी में मसूलीपट्टनम का अधोपतन हो गया, यह सही कथन है। कारण आर 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा कंपनी की सभी व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यह कथन जो है वह सत्य नहीं है। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686-87 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस कारण कंपनियां अन्य विकल्प तलाशने लगी। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ ही संबंध बनाए रखे, बल्कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करे। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा था। 18वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे? तो इनमें भारतीय कारीगर और सौदागर रहते थे। 18वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ। साथ ही शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए।
जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए, ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। वास्को डी गामा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक एवं वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित था। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है। वास्को डी गामा जो है वह नए समुद्री मार्गों की तथा मसाले जो प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित था। यह अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। यह कथन जो है वह सही है। तो केवल ऑप्शन 2 जो है वह सही है। वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित था। यह 1498 में केरल स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।